सुष्मिता जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो यहाँ आए और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। और इस बीच हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजेंद्र गौतम, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। सर आप भी प्लीज यहाँ और मैं बुलाना चाहूंगी श्री रमेश चंद्र शर्मा जी को, जो यहाँ गांधी दर्शन के मर्मज्ञ विचारक और चिंतक हैं। श्री रमेश जी अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री प्रोफेसर अमरीश सक्सेना जी को कि आप वो यहाँ आए और सारे उपस्थित अतिथियों का स्वागत करें। प्रोफेसर अमरीश सक्सेना, जो कि एक जाने माने मीडिया एजुकेटर और रिसर्चर हैं। प्रोफेसर सक्सेना गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज के एचओडी और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। माननीय अतिथिगण श्री लीलाराम मंडोई जी, डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो, और श्री कमल फरीद नकवी जी, जो कि डायरेक्टर न्यूज़ हैं, आज तक के सबसे लोकप्रिय चैनल आज तक के, आप दोनों लोगों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आभारी हूँ अपने दोनों ही विशिष्ट अतिथियों का कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में से कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। इसके अलावा जितने भी अन्य हमारे अतिथि हैं, जिसमें मुख्य रूप से चूँकि सुष्मिता की किताब मीडिया के ऊपर है और वो खुद भी मीडिया की अध्यापिका है, तो ऐसे में तमाम हमारे जो अतिथि इस प्रेक्षागृह में उपस्थित हैं, इसमें मुख्य रूप से मीडिया के जनसंचार के अध्यापक और छात्र हैं। मैं उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। और जैसा कि अभी मनुष्य ने पहले ही बताया कि ये जो पुस्तक है सुष्मिता की, ये उनकी दूसरी पुस्तक है जो उन्होंने मतलब एज एन ऑथर या एज लेखक उन्होंने लिखी है। इसके अलावा भी कई पुस्तकों में उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है और ख़ासतौर से मैं समझता हूँ कि जिस तरह की पुस्तक है और उसमें लेखन से संबंधित जो टिप्स दी गई हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे प्रमुख लेखकों की रचनाओं को भी लिखा गया है, जो मैं समझता हूँ जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनके लिए काफ़ी उपयोगी होगी। तो एक बार मैं फिर से अपने सभी अतिथियों का जो इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं और अपने मुख्य अतिथियों का स्वागत करता हूँ और उनका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ प्रोफेसर राजेंद्र गौतम जी से, जो कि हिंदी डिपार्टमेंट के दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं और साथ ही बहुचर्चित कवि और लेखक भी हैं। वो यहाँ पर आए और इस पुस्तक के ऊपर कुछ रोशनी डालें। और सर आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अपनी कविता जरूर शेयर करें। जी, नकवी जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, एक अध्यापिका और मीडिया लेखिका के रूप में सुष्मिता जी से मेरा परिचय 5-6 वर्ष पुराना है। उससे पहले मेरा परिचय अमरीश जी से हुआ। आकाशवाणी की कुछ विशेष बैठकों में हमें साथ साथ काम करना था और फिर इसी तरह से सुष्मिता जी से भी मेरा परिचय हुआ और मैंने जाना कि वे एक कर्मठ अध्यापिका है और साथ ही समकालीन मीडिया पर विशेष रूप से काम कर रही है। मेरा यहाँ दायित्व उनके व्यक्तित्व पर और विस्तार से बात करने की अपेक्षा इस पुस्तक पर बात करना आज का दायित्व। मैं बात इस तरह से शुरू करना चाहूँगा कि आप सब लोग आजकल कंप्यूटर से परिचित हैं और कंप्यूटर का एक फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट। लगभग उस तरह का ये फंक्शन है कि आप यदि कुछ और करना चाहते हैं फिर भी एक दूसरी तरह का एक्शन आपकी सहायता कर देता है। काम चलाओ जैसा जो एक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट एक्शन कंप्यूटर का होता है। हम देखते हैं कि लगभग 10 वर्ष पहले जो भारत के विश्वविद्यालयों में, ज्यादातर विश्वविद्यालयों में और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी जो स्थिति थी, जब एकदम मीडिया के अध्यापन का सिलसिला तेजी से शुरू हुआ तो लगभग 95% अध्यापक बाय डिफॉल्ट मीडिया टीचर।
अर्थात वे किसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करके नहीं आए थे, फॉर्मल एजुकेशन तो मीडिया की प्राप्त नहीं की थी। दुर्घटना तो ये हुई कि वो हिंदी पढ़ा रहे थे और हिंदी पढ़ाने का से जान लिया गया कि वो मीडिया के विशेषज्ञ हैं और बहुत सारे हिंदी अध्यापक मीडिया अध्यापक बन गए। ये दुर्घटना लंबे समय तक चलती रही विश्वविद्यालयों में, दिल्ली विश्वविद्यालयों में साथियों। लेकिन एक अंतर के साथ जैसे हमारा दक्षिण परिसर में जो मीडिया का पाठ्यक्रम चलता है, अमरीश जी वहां से अध्यापन करते हैं, हम लोग ये कोशिश करते रहे कि जो व्यावहारिक रूप से उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उन लोगों को आमंत्रित किया जाए और उनको उनके द्वारा शिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। विशेष बात है कि जब इन वर्षों में मीडिया के विद्यार्थियों की संख्या तेजी से बढ़ी, इसको यदि हम बहुत अन्यथा में तो कहें कि भेड़चाल की तरह से जब बढ़ी, तो उसका परिणाम यह हुआ कि मीडिया के विद्यार्थियों की संख्या लाखों तक पहुंची और अचानक इस तरह की कोई पाठ्य पुस्तकों की सामग्री उपलब्ध नहीं हुई। उसका फायदा कुछ लोगों ने ये उठाया कि जो रातों रात लिख पाया और छपवा डाला और वो लाइट बोर्ड के एक स्लिप भी गया और उसका परिणाम ये हुआ कि घटिया पुस्तकों का एक बड़ा अंबार मीडिया के क्षेत्र में लग गया, जिसके प्रशिक्षण का परिणाम ये भी हुआ हमारी पीढ़ी ऐसी मीडिया में शिक्षित होकर आई जो इन कैमरा का अर्थ एंकर के रूप में वहां टेलीविजन पर व्याख्या ये करती है कि जो कैमरा के सामने सुनवाई होती है और कोर्ट अरेस्ट का मतलब ये करती है कि कोर्ट न्यायालय के आदेश से जो गिरफ्तारी हुई। ऐसा आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, वहां एंकर्स के द्वारा बोला जाता है, देख सकते हैं। ये भाषा का अभिव्यक्ति और मुहावरे और लोकोक्ति का प्रयोग तो आज तक मेरे किसी टीवी चैनल से ठीक से सुना नहीं है, मैं कह सकता हूँ। तो ये बड़ी खुशी बात है और यहाँ तक कि मना और इनकार में क्या फर्क है कि किसी टीवी चैनल के न्यूज एंकर के द्वारा आज तक होता सही स्पष्ट रूप से मैंने देखा। तो ये स्तर जब आया तो ऐसी स्थिति में यदि कोई मीडिया का अध्यापक एक पुस्तक लेकर आता तो निश्चित रूप से हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। और सुष्मिता जी की ये पुस्तक इसीलिए विशेष रूप से प्रशंसनीय है कि इसमें एक अध्यापकीय दृष्टिकोण को सामने रखा गया, जिसकी जो सबसे पहली विशेषता हमें ये नजर आती है कि इसमें विषय का बहुत व्यापक विस्तृत विवेचन किया गया है और यद्यपि जन माध्यमों की बात शीर्षक में नजर आती है, लेकिन गौर करें तो मुख्यतः ये प्रिंट मीडिया पर केंद्रित है, मुद्रित माध्यमों पर केंद्रित है और इसमें 26 पृष्ठ जो है, 28 पृष्ठ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। और आप देखिए सहयोग की मंडलोई जी के माध्यम पर आकाशवाणी पर 26 पृष्ठ है, 2 पृष्ठ इसमें टेलीविजन माध्यम पर है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इस पुस्तक को मुद्रित माध्यम पर जो मुद्रित माध्यम जो विधायक है, चाहे वो पुस्तक समीक्षा है, चाहे वो व्याकरण वृत्तांत है, चाहे वो फीचर है, इस तरह की विधाएं उन पर केंद्रित विधा है। ये कोई दोष नहीं है, मैं कह रहा हूँ इसका केंद्रीय विषय क्या है यह हमें देखना होगा कि इसका जो केंद्रीय विषय है और मुख्य रूप से मुद्रित जो हमारा मीडिया का रूप है वह अखबारों में जिस तरह से नया परिवर्तन हुआ है। देख रहे हैं कि 1989 के बाद विश्व में, 91 के बाद भारत में और फिर 95-96 में तेजी से जिस तरह का परिवर्तन जनसंचार माध्यमों में हुआ और अखबारों का लोकलीकरण हुआ। देख रहे हैं कि ये आज जो दिल्ली में अखबार आप पढ़ते हैं, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, नई दुनिया, क्या आप पुराने पीढ़ी के लोग क्या बैठे हुए 1990 में एक बार दुनिया दिखाई देता था? कोई अखबार यहाँ से नहीं निकलता था, सारे या तो आम आदमी की बात कर रहा हूँ, मुझे हमारे दफ्तरों की बात नहीं कर रहा, वो निकलते थे या तो इंदौर से नई दुनिया निकल रही है और भास्कर निकल रहा है, जागरण या मेरठ से निकल रहा है, आज जो कानपुर से निकल रहा है, बनारस से निकल रहा है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से अखबार निकलते थे, लेकिन दिल्ली और शेष सभी नगरों में निकलने वाले ये अखबार और इस रूप में स्थानीय हो गए हैं कि यदि आप दिल्ली की बॉर्डर क्रॉस कर लें तो उसी भास्कर में वो समाचार नहीं देखेंगे जो दिल्ली के संस्करण में देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अजीब तरह से लोकलीकरण हुआ है। इस लोकलीकरण की स्थिति ने लेखन को भी विशेष रूप से प्रभावित किया है। हमारी लेखिका का जो ध्यान है वो पारंपरिक रूप से अखबार का, खासकर जो हमारे जो मध्य पृष्ठ होते हैं उन मध्य पृष्ठों की सामग्री क्या होती है, ये पुस्तक उन पर विशेष रूप से केंद्रित है जो हमारे युवाओं को अधिक आकर्षित करती है। यद्यपि इससे ये भी जाहिर होता है कि ये ग्लैमर वाले मीडिया कर्मियों के लिए लिखी गई पुस्तक नहीं है, क्योंकि साधना वाले मीडिया कर्मियों के लिए लिखी गई पुस्तक है। क्योंकि जो लोग उस मुद्रित माध्यम से जुड़ेंगे वो तभी उसमें कुछ पा सकेंगे जिसमें ये मात्रा होगा कि वो देर तक
दूसरी बात मैंने ये भी देखी इस पुस्तक में कि यह कंप्यूटर की तरह से यूजर फ्रेंडली है। कंप्यूटर का एक फंक्शन ये भी होता है कि एक कमांड आप देते हैं, आगे तो खुद ही बताता है कि ऐसा कर लीजिए, फिर अगली कमांड देते हैं तो फिर कंप्यूटर बताता है कि ऐसा कर लीजिए, और अंत तक आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इस पुस्तक में भी आप सिलसिलेवार विषय को देखेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें सैकड़ों पृष्ठों की सामग्री जो है वो उदाहरण के रूप में संयोजित है। लगभग 3/4 सामग्री उदाहरण के रूप में संयोजित, और बहुत श्रम करके श्रेष्ठ उदाहरणों को अलग अलग पत्र पत्रिकाओं से लेखिका ने इसमें जो छाटा है, ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और बात कि जटिल भाषा में, उलझी हुई भाषा में, औद्योगिकता का दम भरने वाली भाषा में तो मीडिया पर बहुत सारी किताबें लिखी है। मैं हिंदी की किताबों की बात कर रहा हूँ, अंग्रेजी की किताबों की बात कर रहा हूँ, लेकिन सरल भाषा में जो एकदम संप्रेषित होती हो बात विद्यार्थियों तक, ऐसी पुस्तकें गिनी चुनी है मीडिया पर, और यह बिल्कुल तकनीकी बोझ से दबी हुई किताब न होकर सरल भाषा में लिखी हुई किताब है। इसके लिए मैं निश्चित रूप से सुष्मिता जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने इसको छात्रोपयोगी, नेगेटिव टर्म में नहीं कह रहा हूं मैं, छात्रोपयोगी बनाया है और सीधा संप्रेषित होता है इस पुस्तक के माध्यम से जो विषय, यह निश्चित रूप से प्रशंसा की बात है। लेखिका इसके लिए निश्चित रूप से जो उदाहरणों को चुनकर लाई है वो श्रम इसमें देखने को मिलता है। और इसमें विश्लेषण की क्षमता, विशेष से पुस्तक समीक्षा वाला इसमें चैप्टर होती है। ये तो समीक्षा के बहुत सारे लोग, कला समीक्षा जो है, फिल्म समीक्षा और पुस्तक समीक्षा, लंबा एक अध्याय उसमें है जिसमें बहुत सारी समीक्षाओं के स्वरूप है। उसको इतने थ्योराइज नहीं किया गया बहुत अच्छी तरह से, और उसके उदाहरण भी बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। तो 4 अध्यायों में प्रकाशित ये पुस्तक निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगी उस पीढ़ी के लिए जिसका बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व मैं अपने सामने भी बैठा हुआ देख रहा हूँ, जिसके साथ अमरीश जी का इंटरेक्शन होता है, जिसके साथ सुष्मिता जी का इंटरेक्शन होता है। हम लोग भी विश्वविद्यालय में निश्चित रूप से इन लोगों से मुलाकात करते हैं, तो ये बहुत उपयोगी हो। और एक और पुस्तक के संबंध में बात करते आदेश हुआ है कि मैं कविता सुना दूं, ये कहना चाहूंगा कि बहुत सारी किताबें विमोचित होती, और ये तो सामान्य सभा स्थल है, और एक एसी रूम्स में एसी जो आडम्बरों के साथ लोकार्पित होती है, लेकिन लोकार्पित नहीं हो पाती, लोग तक उनका अर्पण ही नहीं हो पाता, लोग तक पहुंचते नहीं हो किताब, केवल पुस्तकालयों की अलमारियों में कैद होकर रह जाती है। मैं समझता हूँ कि सुष्मिता जी की पुस्तक सही अर्थों में लोकार्पित हो रही है। इसलिए भी आप लोगों को सोचना होगा कि यह उस व्यक्ति की स्मृति में बनाए गए सभागार में लोकार्पित हो रही है जो स्वयं देशी पत्रकार थे। महात्मा गांधी एक बड़े देशी पत्रकार थे, और यहाँ पर इस पुस्तक का एक लोकार्पित होना प्रतीकात्मक रूप में महत्व रखता है। इसलिए अब बात ये करता कि मैं एक छोटे से कविता सुना देता हूँ। पता नहीं आपको रुचि या रुचि, क्योंकि आप महानगरों के वासी हो गए। मैं गंवार शब्द का अर्थ होता है गाँव का वासी, तो मैं तो गंवार हूँ, और गंवार व्यक्ति की कविता गंवार विषयों से संबंधित होती है, तो पता नहीं आपको अच्छी लगे या न लगे। नई पीढ़ी को भी अच्छा लगता है, उसका मुश्किल इसलिए है कि इसका संबंध उस पुरानी पीढ़ी से, क्योंकि शीर्षक है इस कविता का वृद्धा पुराण। 2 बुढ़िया आपस में बातचीत कर रही है, गीत का एक नया प्रयोग है कि इस तरह का संवाद उसमें। एक बुढ़िया दूसरे से कहती है, मझले की चिट्ठी आई है वो मित्री की, मझले की चिट्ठी आई है वो मित्री की माँ, परदेशों में जाकर भी वह मुझको कब भूला, पर बच्चों की नई छुट्टियां आना मुश्किल, वह तो मुझे बुला ही लेता अपने पाकर पर, अरे देख कब लगता मेरा दिल्ली में दिल है, भेजेगा मेरी खांसी की जल्दी यही दवा, मझले की चिट्ठी आई है वो मित्री। दूसरी बुढ़िया की अपनी बात होती है, तो कहते हैं एक बात पर मित्री की बात समझ नहीं आती। नहीं, इससे पहले दूसरी बुढ़िया कहती है, मेरे बड़के का भी क्षत्रिय परसों ही आया, तू ही कह किसके होते हैं इतने अच्छे लाल, उसे शहर में मोटर बंगला सारे काट मिले, काम नहीं पर अब तक भूला आएगा इस साल, टूटा छप्पर करवाने का अब की बार नया, मझले की चिट्ठी आई है वो मित्री की। फिर दूसरी बुढ़िया तक संवाद लौट जाता, वो कहती है, एक बात मित्री की बात समझ नहीं आती, क्यों सब बढ़के चुटके मझले पहुंचे देश विदेश, लटिया फटिया राख चिरंजी अपने नाम लिखे, चिट्ठी पत्री तार घूमते ले घर घर संदेश। यहाँ
या बिंद बचा या गठिया और दमा मजले की चिट्ठी आई है तो मेरी माँ। और इतनी अच्छी कविता हम लोग को सुनाई, स्पेशली आप बोल रहे थे कि हम यंग जनरेशन को नहीं समझ आएगी, लेकिन सराहनीय है। एक बार फिर से सब लोग जोरदार ताली बजाते हैं। अब मैं श्री लीलाधर जी से और नकवी जी से आग्रह करती हूँ कि वे सुश्री सुष्मिता बाला द्वारा लिखी गई पुस्तक जन माध्यमों की लेखन विधाएं का पुस्तक विमोचन। सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है। इन्होंने पत्रकारिता और जनसंचार की स्नातक उपाधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ से प्राप्त की। सुष्मिता जी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से संबद्ध विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह कार्य कर रही है। शिक्षक और प्रशिक्षक के रूप में संचार के सिद्धांत, रिपोर्टिंग, फीचर राइटिंग, डिजाइन एंड ग्राफिक्स जैसे विषयों पर इनकी निपुणता है। YMCA के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज में अतिथि प्रवक्ता के रूप में ये जुड़ी हुई है और आकाशवाणी से भी कई वर्षों का नाता है। अपने छात्रों और छात्राओं में की फेवरेट बाला मैम से मैं अनुरोध करती हूँ वो यहाँ आए और हम सब से अपनी इस नई किताब के बारे में कुछ बातें करें। सुष्मिता बाला स्वागत करती हूँ। खासतौर से और इस हॉल में बैठे सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। इस पुस्तक के बारे में अधिक तक तो सभी ने बताया गया है, लेकिन मेरा इस पुस्तक को लिखने का जो विशेष उद्देश्य था वो यही था कि हिंदी साहित्य में कोई भी ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें हमें सारी तरह की सामग्री मिल सके। खासतौर से जब मैं कुछ भी पढ़ने के लिए देखती थी और किसी भी बच्चे से बात करती थी तो मुझे लगता था उसे इस विषय की जानकारी नहीं है। जब मैंने रेखाचित्र, संस्मरण या किसी विषय की बात की तो बच्चे अनभिज्ञ थे। मुझे लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए, लिखना चाहिए कि बच्चों को इन चीज़ों का एहसास हो सके कि जो लेखन विधाएं हैं वो क्या हैं, साहित्य की लेखन विधाएं। और कम से कम अपने हिंदी छात्र छात्राओं को, हिंदी वालों को ना बताऊं ये बड़ी अजीब सी बात थी मेरे लिए। तो मैंने धीरे धीरे इस पर काम करना शुरू किया और क्रमशः लेख से शुरुआत की, फीचर, लेख, यात्रा विवरण, रिपोर्टाज, संस्मरण। इवन संस्मरण और स्मरण का अंतर बच्चों को पता नहीं था। मुझे बड़ा अजीब सा लगता था क्योंकि हमारे इस IB यूनिवर्सिटी में पहले हिंदी लैंग्वेज पेपर हुआ करता था और उसमें जब मैं पढ़ाती थी तो मैं संस्मरण और स्मरण का अंतर जरूर पूछती थी बच्चों से और वो कोई भी नहीं बता पाता। मुझे लगा ये बड़ा कुछ अजीब सा हो रहा है तो मुझे कुछ करना चाहिए और मैंने फिर धीरे धीरे इस पर लिखना शुरू किया, बच्चों को बात की, बच्चों से लिखवाना शुरू किया। तो मैंने इस पुस्तक में खासतौर से पुराने और नए दोनों ही लेखकों को लिया है। पुराने इसलिए लिया है कि उनको बच्चे पढ़ने, एक जगह उनको सामग्री मिलेगी तो कहानी के रूप में ही उसको कम से कम पढ़ेंगे। और नए बच्चों के लेखों को भी उसमें समाहित किया है वो इसलिए कि इनको उसमें विश्लेषण करने का मौका मिलेगा कि हमने जो लिखा है वो क्या है। मैंने उसको जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही दिया
दिया है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो इसलिए कि उनको उसका अंतर समझ में आए कि लेखन विधा है क्या। अभी बात होती है कि विचार, जैसे अभी मैं पढ़ा रही थी तो एक दिन बात हुई कि समाचार पत्रों में एक ही विचार पृष्ठ होता है और अन्य समाचार पृष्ठ होते हैं। मैंने पूछा क्या समाचारों में विचार नहीं होता? बच्चे थोड़ा सा चौंक गए कि नहीं मैम, समाचारों में भी विचार होता है। मैंने कहा देखो, वो समाचार जो है वो विचारों के साथ ही लिखा जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसको लिखा जाता है और उसकी सबकी लेखन विधा अलग होती है। उसमें विचार समाहित हैं, सारे फैक्ट्स वही होंगे, तथ्य वही होंगे, लेकिन लिखने का तरीका अलग हो जाएगा। लेकिन विचारों से हम किसी चीज़ को अलग नहीं कर सकते हैं। विचार पृष्ठ में ये मानते हैं कि वो एक विशेष दर्जे के लिए लिखा गया पृष्ठ है, बहुत उसको समराइज करके लिखा गया है, बहुत उसको संक्षिप्त करके एनालाइज करके लिखा गया है। किंतु ये जो समाचार हैं या लेख हैं, जो फीचर हैं, उनको भी लिखा जाता है तो उनमें भी विचारों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कभी मत सोचो कि वो विचार पृष्ठ में और ये समाचार पृष्ठ में या लेख में विचारों की आवश्यकता नहीं है, फीचर में विचारों की आवश्यकता नहीं है। विचार हमेशा चलते हैं, विचारों के बिना तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। वो आपके अंतरात्मा से निकले हुए विचार होते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको लिखते हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेखन में आवश्यकता पड़ती है। कल्पना, भावना, सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है लेखन के लिए। तो ये पुस्तक खास तौर से उन बच्चों के लिए लिखी गई है जो इन सारी विधाओं से दूर होते जा रहे हैं, खासतौर से हिंदी साहित्य की विधा से दूर होते जा रहे हैं। तो विभिन्न लेखों के माध्यम से उन तक ये अपना संदेश पहुंचा रही हूँ कि इनको पढ़ें और उसी तरह उसको एनालाइज करें। उन शब्दों को बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत भारी भारी शब्दों का प्रयोग करें, बिल्कुल सामान्य भाषा, आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करेंगे तभी आप कुछ लिख सकते हैं, अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं और अच्छी तरह उनको सामने ला सकते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करती हूँ, क्योंकि सर ने ऑलरेडी काफ़ी कुछ बता दिया है इस पुस्तक के बारे में। तो पुस्तक के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, पुस्तक आपके सामने है, उसको देखिए, पढ़िए और समझिए कि क्या है। केवल मेरा कहना ये है कि आप जो भी लिख रहे हैं उसके साथ अन्याय ना करें, भाषा को सही तरीके से प्रस्तुत करें, उसको अनर्थ का अनर्थ ना करें। एक छोटी सी बिंदी सब कुछ नाश कर सकती है, छोटी सी बिंदी से अनर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वो ना करें और सही शब्दों का प्रयोग करें। अगर आपको शब्द का ज्ञान नहीं है तो उसको कठिन शब्दों के सामने तोड़-मोड़ ना करें। जो शब्द आप आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं उसी का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। वो यहाँ पर आए और आकर अपना अनुभव हम लोगों के साथ रखें। क्या सोनू रतन यहाँ पर है? सुधांशु जी। आदरणीय अतिथिगण, तमाम हमारे साथी, सुस्मिता बालाजी से हमारा जो साक्षात्कार है वो गाना नहीं है, 5-6 साल का। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाती। जब उन्होंने पढ़ाया तो उस दरमियान किताबों की बहुत कमी थी। हर दुकानों में हम लोग घूमने जाते थे, किताबें नहीं मिलती थी। बहुत सारी ऐसी किताबें थी जिसमें अशुद्धियाँ बहुत थी, हम लोग उसे पढ़ते थे। लेकिन आज जो हमने किताब देखी है, उसे देखने के बाद लगा कि नहीं, एक अच्छा प्रयास उन्होंने किया है। पत्रकारिता के छात्रों के लिए एक सराहनीय प्रयास है इनका। तमाम चीज़ें इन्होंने इसमें समाई हुई हैं। मित्रों, टीवी और अखबार दोनों ही में भाषा का जो चलन, उसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि अभी हमारी भाषा कैसी होती जा रही है और कैसी होनी चाहिए। हालांकि इस पर डिबेट बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अभी जो भाषा का चलन, अभी जो हम भाषा लिखते हैं, जो हम टीवी में बोलते हैं,
उसमें बहुत सारी त्रुटियाँ देखी और बहुत सारी अच्छी चीज़ भी देखी। दोनों चीज़ हिंदी माध्यम में जो हो रहा है, शब्दों का चयन हम सही नहीं कर पा रहे हैं। जैसे भी एग्जाम्पल हमने उदाहरण के तौर पर टीवी में बहुत दिनों से, बहुत सालों से मैं समझता हूँ कि किसी ने नहीं सुना होगा कि स्वयं और एवं ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऑडियंस के लिए किया जाता है, दर्शकों के लिए किया जाता है, पाठकों के लिए किया जाता है। ये अच्छी बात है कि ऐसा होना चाहिए। कुछ ऐसे शब्द हमने लिए हैं जो कि सुनने में, देखने में और समझने में कुछ आसानी होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग पहले समझते थे कि तो संचार के लिए माध्यम है मोबाइल फोन में SMS, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, ऐसे कुछ शब्द हैं जो पहले हम नहीं समझते थे कि हम लोग यूज़ करते थे, तो हमें लगता था कि हम कुछ पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं यही समझ पाएंगे कि ये शब्द क्या है। लेकिन आज रिक्शा वाला, मजदूर, उनके बच्चे, सब कोई कहते हैं इनकमिंग कॉल, SMS, MMS, ऐसे शब्द उन्होंने समायोजित कर लिए। तो क्या हिंदी में कुछ ऐसे शब्द नहीं बन सकते हैं जिससे कि हमारी हिंदी की भाषा भी विकसित हो? हिंदी और फारसी के शब्द कुछ दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए। शब्द साहित्य में, हिंदी में विज्ञान का प्रयोग होना चाहिए, कुछ नए शब्द होने चाहिए, तकनीक के प्रयोग होने चाहिए। और अभी सुष्मिता जी की किताब को हमने पढ़ा, हमने देखा कि इसमें उन्होंने बहुत मेहनत की है, अच्छा प्रयास है उनका। और मैं उनकी तारीफ अलग से इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि जब वो पढ़ाती भी थी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती थी, बहुत केयर करती थी। मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने लिखा है उस चीज़ का भी बहुत केयर किया। तो स्वाभाविक है कि वो बहुत अच्छी चीज़, अच्छा लिखा होगा, एक अच्छा प्रयास होगा। इसके लिए मैं सुष्मिता जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुझे आशा है कि पत्रकारिता के छात्रों के लिए ये पुस्तक एक उपयोगी साबित होगी और वो भी हमें अच्छा प्रकाश और अच्छा ज्ञान देगी। धन्यवाद। धन्यवाद सभी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ पवन को। बहुत बात डिस्टर्ब करता था, अननेसेसरी सवाल करता था। मैं कई बार गुस्साती भी थी कि 2 बार वहाँ से बाहर भी किया गया मुझे। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि जो मैंने सवाल किया और जो मैं अपने में सवाल किया उसका काफ़ी सारा इस बुक में है। क्योंकि मैम ने बोला कि कई सारे मैं कोर्सेज करते थे, स्टूडेंटों को पता ही नहीं होता था। इनफैक्ट संस्मरण और स्मरण क्या है आज भी मुझे पता नहीं। वास्तविकता है मैं पिछले 5 साल से करता हूँ पत्रकारिता, लेकिन मुझे आज भी पता नहीं। मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, वोटिंग रिपोर्टिंग करता हूँ, इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन रिपोर्टिंग में गया हूँ, बैठ के गया तो कहते हैं एक छोटी सी सिंगल कॉल बना के चला गया। आज पहली बार मैं मंच पे बोल रहा हूँ। इनफैक्ट स्कूल टाइम से कभी भी मैंने डिबेट में, बात में, गाने में कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दिस इज फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ वेयर आई एम स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ यू गाइस। दिस इज वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा शरीर काम रहा है, लेकिन मैम ने बोला कि 4 साल 5 साल से पत्रकारिता जब तो 5 लाइन बोल नहीं सकते, मुझे लगा यार कोशिश करके देखता हूँ शायद बोल दूँ। और थैंक यू सो मच मैम, मैं आपकी वजह से यहाँ पे आया, मैं बोला और इन लोगों के सामने बोल पाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैं जीवन भर आपका शुक्रिया रहूँगा क्योंकि आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया लिखाया नहीं, एक मंच पे भी मुझे बुलाया और इतने लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। मैं काफी आपका शुक्रिया रहूँगा। धन्यवाद। 1995 में टीवी
नामकरण में भी उनका सहयोग रहा है। 2004 में बतौर न्यूज़ डायरेक्टर नियुक्त हुए लक्ष्मी जी ने बेनेडिक्ट गोल्डमैन, आनंद बाजार पत्रिका और लिविंग मीडिया ग्रुप के साथ काम किया है। मैं श्री कुमार नवाहित लक्ष्मी जी से आग्रह करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमसे 2 बात करें। आदरणीय मंडोई जी, गौतम जी, अपनी बात शुरू करने से पहले तो मैं ये कह दूँ कि मेरा नाम कुमार नवाहित नहीं है, कमर वहीद है। कमर वहीद नस्ल मेरा नाम है और ज़्यादातर उसको नाम में रखते थे। तो इसमें असल में किसी का दोष नहीं है और दोष इसका है कि आज के समय में जो कुछ संचार क्रांति तो हो रही है और फैलाव है इंटरनेट के जरिए पूरी दुनिया से जुड़ करके छोटे से गाँव मतलब ये सब सही है और नॉलेज का एक तरह से महाविस्फोट है, सूचनाओं का महाविस्फोट है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों से अनजान हैं। जो उनके इर्द गिर्द के वातावरण है, जो उनके आसपास की चीज़ें हैं, जो उनका इतिहास है, जो उनकी परंपरा है, उन सब चीज़ों से लोग अनजान हैं। सूचनाओं की इस जो महाविस्फोट है, इतनी बड़ी आंधी है, उसके बावजूद ये अनजानापन है और इसी अनजानेपन की वजह से जो गौतम जी कह रहे थे कि टेलीविज़न पर आपको दिखता है कि मुहावरों का कोई उर्दू हो रहा हो, इसीलिए मुहावरे कोई जानता नहीं है, मना और इनकार में फर्क नहीं है, तो लोगों को सभी मालूम नहीं है कि क्या फर्क है। तो दोष जो नई पीढ़ी है शायद उसका नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दोष शायद हम लोगों का है कि हम लोग उस नई पीढ़ी में वो सारी चीज़ें दे नहीं पाए, डाल नहीं पाए और शायद जो है हम सब अपने अपने काम धंधे में, पेशे में, कैरियर में सब लोग इतना व्यस्त रहे कि संपर्क हमारा उस तरह से निकट का अपने आने वाली पीढ़ियों से नहीं था और इसके लिए एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। मुझे लगता है कि जो सुष्मिता बालाजी की पुस्तक है इस गैप को भरेगी काफ़ी हद तक, क्योंकि इसमें मैं देख रहा था कि बहुत सरसरी निगाह से देख पाया, लेकिन मैंने देखा कि इसमें सर्वेश्वर व्यास अर्चना का जिक्र है, इसमें गोपाल प्रसाद व्यास का जिक्र है। आज शायद ही लोगों ने ये नाम सुने होंगे, राहुल सांकृत्यायन, ये नाम शायद ही आज किसी ने सुने होंगे आज की पीढ़ी ने। तो कम से कम ये किताब एक रेफरेंस बुक की तरह, एक उसके तरह इनको एक संदर्भ सामग्री के तौर पर मुझे ज्योति दे देगी या दिखाएगी कि नहीं कि आज आप जहाँ हो उसके पीछे का इतिहास, उसके पीछे की परंपरा क्या है, उसको लेकर आज पढ़िए। मैं अपने यहाँ एक मीडिया इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, यहाँ सिंगर बैठे हैं, पहले हमारे साथ काम करते थे मीडिया इंस्टीट्यूट में। इनको भी अच्छी तरह से मालूम है कि आज हम लोग बहुत काफ़ी रिगरस हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसके बावजूद हमको अच्छे स्टूडेंट नहीं मिल पाते हैं। हमारे पास 30 सीटें हैं, हम पिछले 3 साल से वो 30 सीटें नहीं भर पाए हैं। कभी 8 स्टूडेंट लेते हैं, कभी 16, कभी 17, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हो नहीं पाते और उसके बावजूद हम संतुष्ट नहीं हैं, ना तो उनकी हिंदी के ज्ञान से, ना तो उनके अंग्रेजी के ज्ञान से। जो अंग्रेजी में पत्रकार है उसको अंग्रेजी नहीं आती, जो हिंदी में पत्रकार है उसको हिंदी नहीं आती। तो कम से कम हिंदी के बाद लोगों को मैंने कहा भाई उसने हिंदी सीख नहीं सकते, भारी लड़कों उपन्यास नहीं पढ़ सकते, शरद जोशी का व्यक्ति को पढ़ सकते हो, राज दरबारी को पढ़ सकते हो, चलो वही पढ़ो, वही शायद तुम्हें कुछ हिंदी समझ में आए। तो मूल बात यह है कि जो ये पुस्तक है कि कम से कम आप नए छात्रों को जो पत्रकारिता में, मीडिया में, लेखन में उनके आना चाहते हैं, उनको कम से कम जो हिंदी की अब तक का इतिहास है, जो अब तक जो लिखा गया है, जो लोगों ने काम किया है, उनसे परिचय कराएगी। पुस्तक इस मामले में ये मेरा ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, भाषा के बारे में बात हुई है। देखिए भाषा जो है वो कभी पकड़ के उसको किसी भी समय में रखा नहीं जा सकता कि आप उसको पकड़ के रख पाएँ। और सच बात यह है कि भाषा का विकास उनके जरिए होता नहीं है जो भाषा को शुद्ध इस्तेमाल करते हैं। भाषा का विकास उनके जरिए होता है जब भाषा को गलत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
ट्रेजेडी ये है कि ज़्यादातर लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे बड़ा छोटा सा उदाहरण है खुलासा। आप देखेंगे कि आप देखेंगे आज अखबार में, टीवी में सनसनीखेज खुलासा का मतलब किसी को बोलना नहीं होता था। खुलासा का मतलब होता था संक्षेप में निचोड़ देना। और ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस जो है उनका उसका योगदान है। जब उर्दू के समाचार शुरू होते तो कहते थे अब खबरों का खुलासा सुनिए, तो लोगों ने समझा कि खबरों को खोल के सुनाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो, अब लोगों ने निकालते। दूसरा भी उदाहरण होगा, 1990 में हमारा टाइम लखनऊ में न्यूज़ एडिटर होता था। हमारे एक सब एडिटर ने एक शब्द लिखा असरहीन। मैंने उसको कहा कि भैया कहाँ से तुमने असरहीन बना लिखा? या तो प्रभावहीन होगा या तो बेअसर होगा, असरहीन नहीं हो सकता। ये दो भाषाओं को बिहार से कैसे बना सकते? और अभी 3 या 4 दिन पहले फिर मैं अखबार में देख रहा था, उसके संपादकीय पेज पे एक लेख कर शीर्षक था असरहीन। तो मुझे लगा कि हाँ पिछले 20 सालों में वो असरहीन शब्द जम गया है, अब आप उसको हटा नहीं सकते। तो मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। और मैं एक कोई मुझे क्षमा याचना भी करनी, क्योंकि दूसरे कार्यक्रम में जाना 7 बजे शुरू होने वाला है, इससे मैं नहीं पाऊँगा। तो मुझे आप अनुमति दें, और आपने मुझे बुलाया और सुना। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमारे बीच उपस्थित हैं श्री वाजपेयी जी, जो कि ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन के डायरेक्टर हैं। प्लीज जोरदार तालियों से उनका स्वागत। अब मैं अनुरोध करती हूँ श्री लीलाधर मंडोई जी से। लीलाधर मंडोई जी डायरेक्टर जनरल ऑल इंडिया रेडियो हैं और हिंदी के जाने माने कवि हैं। लीलाधर जी की कई दशकों से ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और इनके द्वारा कई प्रयोग काफी सफल रहे हैं। इनका एक कार्यक्रम शाम की चाय आकाशवाणी पर ब्रॉडकास्ट होता है और श्रोताओं में काफी पॉपुलर है। न केवल ऑल इंडिया रेडियो में बल्कि दूरदर्शन के डायरेक्टर जनरल रहे लीलाधर जी के योगदान सराहनीय है। बतौर कवि व लेखक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं घर घर घुमा, रात बिरात, देखा अनदेखा, दाना पानी, अर्थ जल, काला पानी। लीलाधर जी नेशनल लिटरेरी मिशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं, हिंदी अकादमी के मेंबर, नेशनल बुक ट्रस्ट के मेंबर भी रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में डायरेक्टर और एडिटिंग का काम भी किया है। इनको पुष्किन सम्मान, शमशेर सम्मान, नागार्जुन सम्मान, दुष्यंत सम्मान, साहित्यकार सम्मान और कृति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में भी बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है। सर, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यहाँ उपस्थित लोगों से कुछ कहें और इस अवसर पर एक कविता जरूर करें। आपने बहुत ही जरूरी काम किया है, जो विद्यार्थियों के साथ ही मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए रचित होती है। मैं अचानक 1978 के उस साल में पहुंच गया हूँ जब मैं आपकी तरह मीडिया की पढ़ाई कर रहा था। कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद थोड़ा बहुत मैंने अखबारों में लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन मुझे अपनी भाषा से संतोष नहीं हुआ। दरअसल मैंने अपनी BA की पढ़ाई अंग्रेजी साहित्य में, तो जिस तरह से अंग्रेजी मेरे व्यवहार में आई तो मुझे लगा कि अगर मुझे हिंदी में पत्रकारिता करनी है या हिंदी में लिखना पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है कि मैं हिंदी में पढ़ाई करूँ। और फिर मैंने अपना MA हिंदी में किया। इसके अलावा मैंने मोहन राकेश पर शोध कार्य किया, कई नाटकों पर पढ़ाई की और PhD की तैयारी में भी था।
फिर वो इरादा छोड़ते हैं। ये बात मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे आयोजनों में हम लोग जाते हैं, लेकिन ये कदाचित पहला ऐसा आयोजन है जिसमें किसी अध्यापक की किताब या किसी अध्यापक के लेखक बनने की प्रक्रिया में उनके विद्यार्थी शामिल। अगर विद्यार्थी अपने मन से आए तो बहुत अच्छी बात है, और ना आए गए हैं तो भी अच्छी बात है। दरअसल क्या है कि एक तो विद्यार्थी के बनने की और तैयार होने की प्रक्रिया होती है, और उसी तरह से एक अध्यापक के बनने और तैयार होने की प्रक्रिया होती है। एक अध्यापक तो विद्यार्थी को बनने को देखता है, लेकिन सबसे सुखद क्षण जब होता है जब एक अध्यापक को उस रूप में बनते हुए देखना जिस रूप में उनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है। तो ये लेखक बनने की प्रक्रिया भले विद्यार्थियों के लिए लिखी गई किताब हो, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि एक लेखक ने अपने दायित्व को समझते हुए या विद्यार्थी की कठिनाइयों को समझते हुए उन तमाम विधाओं के बारे में जो विधाएं या तो हाशिए से चली गई है या जो खो रही है, ये जिनके वजूद को एक खास करने की चुनौती है, उन विधाओं को विद्यार्थियों को समझाने के लिए एक सुंदर संचय और प्रस्तुति करना। तो इन दोनों ही कामों के लिए क्योंकि संचयन अपने आप में एक कठिन काम होता है, सिर्फ संचयन नहीं होता, उसके संपादन की भी एक खास जरूरत, एक खास दृष्टि की आवश्यकता होती है, और काफी बड़ी सी किताब है। तो ये जो अध्यापक का दायित्व है अपने विद्यार्थियों के प्रति, मुझे लगता है कि इसको खास तौर पर रेखांकित आज किया जाना चाहिए। देखिए, अगर विधाओं को आप अखबारों से, पत्र पत्रिकाओं से, किताबों से निकालकर एक जगह इकट्ठा करते हैं तो खाली इकट्ठा करने से बात नहीं है, आप उन विधाओं को समझाते भी, जिसको आप कह सकते हैं कि पूर्व में आपने उसकी भूमिका प्रस्तुत की है। टीचर क्या है, संस्मरण क्या है, रेडियो का लेखन क्या है, टेलीविजन का लेखन क्या है। तो जब आप मूल पाठ पर आते हैं, उसके पहले मानसिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया जो अमूमन कक्षाओं में होती है, उस तरह की एक मानसिक प्रक्रिया में विद्यार्थी को तैयार करने का जो पूर्व रंग है, जो सुस्मिता जी ने इस किताब में प्रस्तुत किया है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो दो स्तरों पर महत्वपूर्ण है। एक तो उन्होंने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरा, उसके जितने आयाम हो सकते थे वो सारे आयाम दिए हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरी दृष्टि में रहती है वो है सुस्मिता जी की भाषा। क्योंकि जब आप संचयन का काम करते हैं तो एक खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप राहुल जी को ले रहे हैं, हरिशंकर परसाई को ले रहे हैं, या बड़े बड़े महादेवी जी को ले रहे हैं, तो उनकी भाषा के साथ आपका कोई मेल तो नहीं है, लेकिन एक परोक्ष सरोकार उस भाषा की रिदम से कहीं ना कहीं होना चाहिए जो आप अपनी भूमिका में देते हैं। तो वो एक रिदम भी मुझे दिखाई देती है। इस किताब को आपके लिए पढ़ना इसलिए भी जरूरी है कि विधाओं के प्रकार ही नहीं समझेंगे आप, बल्कि साहित्य में एक जमाने में क्या लिखा गया है इसका भी एक आस्वाद आपके भीतर तैयार होता है। जैसा क्या है कि कहा जाता है कि विद्यार्थियों को आप सब कुछ सिखा सकते हैं,
लेकिन उसका आस्वाद लाना सबसे कठिन काम होता है। तो ये किताब एक तरह से आपके आस्वाद के धरातल को तैयार भी करती है। इसमें एक हरिशंकर परसाई का व्यंग है, तुम कब जाओगे अतिथि। मैं बच्चों को इसलिए स्मरण कराना चाहता हूँ, बहुत पुराना व्यंग है ये, लेकिन इसमें जो उसकी स्पिरिट है वो स्पिरिट लगभग वही है जो फिल्म में थी, अतिथि तुम कब जाओगे। तो ये रचनाएं आपको ये भी दिखाती हैं कि एक रचनाकार अपने समय से कितना पहले चीजों के बारे में सोचता है। इसलिए उसे शायद स्वप्नदृष्टा या दूरदर्शी भी कहा जाता है। सुष्मिता जी ने ये जो काम किया है, इस काम का मूल्यांकन मुझे लगता है सिर्फ विद्यार्थियों के बीच ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस किताब को जितने आज के मीडिया संस्थान है, जानकारी के हिसाब से तकरीबन 50 बताया गया है, उन संस्थानों में इस किताब का होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो ये है क्योंकि विद्यार्थियों को, खासतौर पर हिंदी के विद्यार्थियों को चीज़ें नहीं है, और ये हमारे समय का संकट भी है कि आज जो विद्यार्थी आ रहे हैं उनका भाषा की प्रति बहुत लगाव है। और अगर भाषा की दुनिया में आना है और मीडिया का हिस्सा बनना है, तो आपको उन रास्तों से तो गुजरना ही होगा जहां से आप अपनी एक भाषा या अपना एक भाषिक मुहावरा अर्जित कर सकते हैं। पहले भाषा आएगी, उसके बाद आपका भाषिक मुहावरा आएगा। तो कहा जाता है आपका सिग्नेचर, कि आपका नाम दिए बगैर हमारे समय में धीरे धीरे क्षरण की ओर या खत्म होती जा रही है, उनसे आपकी एक नातेदारी भी क्रिएट करती है। ये बताती है कि ये विधाएं हैं और इन विधाओं को समझे बगैर आपके लिखने का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि होगा ये कि एक समाचार लिख रहे होंगे उसमें कथा आ जाएगी, एक समाचार लिख रहे होंगे उसमें संस्मरण आ जाएगा, डायरी आ जाएगी, कुछ भी आ जाएगा। तो हर विधाओं की अपनी एक निजता होती है। उस निजता को पकड़ने के लिए लिखते हुए कदाचित इस किताब की जरूरत आपको पड़ेगी। और आज के जमाने में हिंदी किताब कौन लिखता है? व्यावसायिक किताब लिखा जाता है, लिखते हैं सारे लोग। एक ऐसी किताब जिससे पैसा कमाया जा सके। कविता याद आ गई मुझे, दरअसल कविताएं बहुत ज़्यादा याद नहीं। ये कविता भी मैंने अपने, कह सकते हैं इसका आकार मेरे मन में उस जमाने में आया हूँ जब मैं आपकी तरफ वाला किताब लिखता था। दुनिया में कम से कम 2-4 दोस्त तो ऐसे हों जो रासायन की कमजोरी। दुनिया में कम से कम 2-4 दोस्त तो ऐसे हों जो रासायन की कमजोरियों में हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारी ना हो, हंसे इतना खुलकर कि उनमें मक्कारी ना हो, बात करें तो बस ठीक सामने, आंखें घूमे ना किसी और तरफ शिकारी से। करो ये सब भी तो कोई उज्र नहीं, करो ये सब भी तो कोई उज्र नहीं, इंतजार ना करो किसी की पीठ घूमने का, घूमने पर जो करोगे बाहर तो रह जाएगा बस इतना सा मला कि होते हुए विदा बेचारा न देख सका तुम्हारी आंखें तुम्हारी हंसी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को, डायरेक्टर दिल्ली स्टेशन ऑल इंडिया रेडियो। वाजपेयी जी एक जाने माने कवि हैं और इनकी रचनाएं आदमी के साथ, भूली यादों, चांद पूनम का, दर्द के से दामन काफी प्रसिद्ध हैं। गजल के साथ साथ लेख, व्यंग व बाल साहित्य की विधाओं में सृजन वाजपेयी जी ने तमिल, पंजाबी, डोगरी, उर्दू
जापानी, अंग्रेजी भाषाओं में कविताओं का अनुवाद भी किया है। अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित हैं। वाजपेयी जी से हमारा आग्रह है कि वे यहाँ आए और सर कविता हम आपसे भी और अध्यक्ष हमेशा लेट आते हैं। आदरणीय मंडोई जी, आदरणीय गौतम जी, आज के कार्यक्रम की नायिका सुस्मिता जी, डॉक्टर अम्बरीश, सभागार में बैठे विद्वजन, विशेष रूप से यहाँ को जरूरत ले आए हैं हमारे मित्र सुरेश यादव जी, कभी दरअसल ये बहुत पहले से तय था कि गाजियाबाद में कार्यक्रम में जाना था, उसके बाद ये कार्यक्रम तय हो गया। तो फिर यही था कि हम वहाँ से जल्दी निकलेंगे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 5 बजे वहाँ से निकलने का कार्यक्रम था, 3:30 बजे से कार्यक्रम था, लेकिन 5 बजे तक तो बहरहाल देर से आने के लिए क्षमा याचना। मुझे इस किताब पर बोलना है कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था और भूमिका सब बनी थी, लेकिन इसमें मुझे नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ बोलना भी पड़ेगा। बहरहाल बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें हो चुकी हैं, मंडोई जी ने बहुत अच्छी बातें कही। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, 2-4 बातें आपसे साझा करूँगा। एक तो ये कि जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, मुझे आपको देखा सुनाना था भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का, जब पहली बार आज से 12 साल पहले, तो तलाश जितनी लाइब्रेरी है दिल्ली में बड़ी से बड़ी, सब में तलाश कर डाली, मुझे हिंदी की एक भी किताब नहीं मिली। अंग्रेजी की 3-4 किताबें, उसमें विदेशी लेखक की अंग्रेजी किताब मिली जो सबसे अच्छी लगी मुझे, और आपको देखा सुनाने के लिए। कहने का मतलब ये हिंदी, ये हिंदी बखबारा बनाने से, हिंदी सप्ताह बनाने से, हिंदी माह बनाने से इसका भला नहीं होने वाला। इसका सबसे ज्यादा भला तब होगा जब हिंदी में ज्यादा से ज्यादा जितने विषय हैं उनकी पुस्तकें आएंगी और हिंदी समृद्ध होगी। तो सबसे बड़ी बात यही है कि मीडिया पर भी आप देखें तो अभी भी विदेशी किताबें बहुत सारी आती हैं, लेकिन ऐसी और जो हिंदी में मीडिया को लेकर के जो टेक्स्ट बुक नुमा किताबें आई हैं, उनमें ज्यादातर नकल आपको मिलेगी कि वहां से कुछ लिया, वहां से कुछ लिया। वो कितनी प्रासंगिक है, कितनी उनका ध्यान ज्यादातर लोगों को नहीं होता है। तो जो बिल्कुल जैसे भी इसमें मैंने भूमिका में 50 जो संस्थान है वो तो सिर्फ निजी संस्थान है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो तमाम सारे कॉलेज में मीडिया के कोर्स हैं वो भी पता नहीं कितने, 50, 60, 70 कितने हैं। इसके अलावा जो ऐसे जो गैर मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वो 50 या सैकड़ों में है। कुल मिलाकर दिल्ली में तो सैकड़ों संस्थान बन जाते हैं। उनको इसकी जरूरत है, इस तरह की किताबों की। एक बहुत जरूरी किताब है, सबसे बड़ी बात। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये है जो मैंने इसमें भूमिका में भी एक बात कही कि मैं आपको देखा हाल सुना रहा था हमारे घर के उपराष्ट्रपति जी के निधन का। उनके ठीक घर के बाहर और उनके शो पड़ा हुआ है, वहां से जरा सी दूरी पर एक निजी चैनल की, वहां से वो जो आपकी भाषा में क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन वो कुछ फीड जो दे रही थी वक्त अपने टेलीविजन के लिए, वहां से कह रही कि हाँ देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ राष्ट्रपति भवन में और यहाँ बहुत चहल पहल करवाता हूँ। आप फिल्म में जाए, टेलीविजन में जाए, प्रिंट में कहीं भी जाए, लेकिन रेडियो को कभी आप वो मत करें, उसको इग्नोर मत करें, उसको नकारें नहीं, उस पर ध्यान जरूर दें। क्योंकि अगर आपने रेडियो पर मास्टरी पकड़ ले गए, यानी अगर आप रेडियो के लिए कोई चीज लिख सकते हैं या रेडियो के लिए कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, तो आप मान कर चलिए कि आप टेलीविजन में बहुत कामयाब होंगे, आप फिल्म में कामयाब होंगे, आप प्रिंट में कामयाब होंगे। क्योंकि रेडियो के पास, यही मैं कहता हूँ कि रेडियो के पास सिर्फ 4 चीजें हैं जिनसे हमारे पूरे दुनिया के रेडियो स्टेशन का कोई प्रोग्राम बनता है। वो 4 चीजें हैं हमारी साउंड इफेक्ट, स्पोकन वर्ड, बोला हुआ शब्द, म्यूजिक और साइलेंस पॉज। ये 4 चीजें हमारे पास होती हैं जिनसे सब कुछ बनता है। हमारे रेडियो के 30 विधाएं हैं आज की तारीख में जो बनती हैं। और उसमें अगर देखें तो ना तो साउंड इफेक्ट सिर्फ माहौल बनाता है, उसमें म्यूजिक उसके अपने कुछ इस्तेमाल है, और पॉज है जो ग्रामर बनाता है, व्याकरण बनाता है, लेकिन असली चीज बचती शब्द। तो मैं उनको कहता हूँ भैया अगर रेडियो पर कोई आकर्षण नहीं, कोई ऐश्वर्या राय नहीं, कोई शाहरुख खान नहीं, कोई
पेरिस और लंदन की उसमें शूटिंग नहीं है, तो सिर्फ शब्द है आपके पास। एक 4 शब्द कोई कार्यक्रम आपने लगाया, किसी ने रेडियो शो किया और पहली पंक्ति में जो शब्द है वो 5, 6, 4, 5 जो भी, अगर उन्होंने पकड़ लिया श्रोता को, आपका कार्यक्रम सफल बनना गए। तो शब्द पर अगर आपकी पकड़ है तो आप फिर सब कुछ आपके हाथ में है। मैं यही उदाहरण देता हूँ कि नेता की रैली में हजारों लोग क्यों आते, शब्द होते हैं उसके पास। एक मुशायरे में शायर के पास शब्द होते हैं, एक धर्मोपदेशक के पास शब्द होते हैं। तो ये जो शब्द की पकड़ है और जो भाषा की पकड़ है, यही कामयाबी का रहस्य है। कल सौभाग्य से टेलीविजन की भाषा नाम की किताब का विमोचन लोकार्पण हुआ है हरिश्चंद्र वर्णमान की। उसमें टेलीविजन की भाषा को लेकर के बहुत सारी बातें कही। ये सुखद है कि कल उस किताब का हुआ, आज इस किताब का हुआ है। और ये बहुत भाषा का ही, टेलीविजन में भी अगर जाए तो अब वही विजुअल है, वही खबरें हैं, वही सब कुछ। अगर कोई फर्क है, एक एंकर कैसे राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त और कैसे बन जाते हैं, वो जिस तरह से अपनी बात कहता है, जिस भाषा का प्रयोग करता है, जितना उसका होमवर्क है, जितनी उसकी रिसर्च है, वो सारी की सारी बात है जो आगे लेकर के जाती है। तो ये पुस्तक है, जो किताब है, ये बहुत मददगार होगी और तमाम सारे जो मीडिया संस्थान हैं उनके लिए ये मददगार होगी। और ये कामना करें, ये दुआ करें ईश्वर से कि जो हमारे खास करके मीडिया में, खास करके प्राइवेट जो FM चैनल है रेडियो के, उनमें और अखबारों में भी, और वो ये बीमारी अब अंग्रेजी के अखबारों पर फैलती जा रही है कि भाषा बहुत परिष्कृत हो रही है। जो एक अच्छी परिष्कृत और एक भाषा जो चाहिए, यहाँ हमारा मतलब पंडिताओं भाषा से नहीं है, बोलचाल की, आम बोलचाल की भाषा हो, लेकिन कम से कम शब्दों का प्रयोग, उसमें व्याकरण का इस्तेमाल, तो बहुत सारी चीजें हैं। और हिंदी में ये भी हो रहा है कि अब सिर्फ वो काकी के थाती थे और बचेगा, बाकी शायद सब कुछ वो अंग्रेजी के शब्द आ जाएंगे। विद्वान लोग मान रहे हैं कि हिंदी इससे बहुत समृद्ध हो जाएगी। अगर हम पत्नी की जगह वाइफ कह देंगे, माँ की जगह मदर कह देंगे, तो हिंदी बहुत समृद्ध हो रही है, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो ये मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि ये किताब बहुत मददगार साबित हो। आज का जो मीडिया परिदृश्य है उसमें और ज़्यादा ये मददगार होगी। बहुत बहुत मीडिया के संदर्भ में बहुत छोटी सी 1 मिनट की छोटी सी कविता आपको सुना देता हूँ। सबसे पहले तो जो विद्यार्थी हैं यहाँ बैठे हैं मीडिया के, तो उनके लिए एक शेर सुना देता हूँ, 1-2 पंक्तियां सुनाता हूँ कि सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, सिमटा तो एक तंग से घेरे में रह गया, उड़ जाता तो आकाश की सीमा नहीं। बहुत 40 सेकंड की छोटी सी कविता का शीर्षक है कीड़े। कि कीड़े गंदगी की तलाश में 24 घंटे भटकते हैं जी जान से। कि कीड़े गंदगी की तलाश में 24 घंटे भटकते हैं जी जान से। वे हर तरफ सूंघते हैं गंदगी, वे जाने कहां से ढूंढ कर लाते हैं गंदगी। उनमें होड़ है कि कौन कितनी बड़ी गंदगी बटोर कर लाए और कितनी चमक के साथ परोस दे पूरे देश को। उनमें होड़ है कि कौन कितनी बड़ी गंदगी बटोर कर लाए और कितनी चमक के साथ परोस दे पूरे देश को। कुछ खोजते हैं रंगीन गंदगी, कुछ खोजते हैं संगीन गंदगी। कुछ खोजते हैं रंगीन गंदगी, कुछ खोजते हैं संगीन गंदगी। उनका मानना है कि हर इंसान के भीतर एक कीड़ा रहता है और अगर इस कीड़े की जतन से परवरिश की जाए तो अच्छा भला इंसान भुला सकता है अपनी इंसानियत। और अखबारों की सुर्खियां बताती हैं कि कीड़े अपनी कोशिशों में कामयाब होने लगे। हमारे बीच उपस्थित है विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के वाइस चेयरमैन डॉक्टर सुनील वत्स सर। पिछले लगभग 10 वर्षों से हमारी लेखिका सुश्री सुष्मिता बालाजी को जानते हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज यहाँ आए और अपने विचार करें। मुझे मौका दिया गया है, मैं हालांकि थोड़ा जैसे कि अभी सभी
गणमान्य व्यक्ति ने बोला, हिंदी भाषा का जो रूप आज हिंदुस्तान में है, मैं भी उस जनरेशन का एक प्रोडक्ट हूँ जहाँ अंग्रेज़ी का जो उपयोग है हमारे उसमें काफ़ी, और हिंदी में जब बोलने को बोला गया तो थोड़ा जबान में लड़खड़ाने लग गया कि क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, क्योंकि इंग्लिश में होता तो बोल सकता था आई लाइक टू एंड माई ग्रैटिट्यूड एवरीबॉडी, लेकिन कोशिश करूँगा अपनी तरफ से एक प्रयास जरूर करूँगा जिससे कि मैं भाषा के प्रति, अपनी मातृभाषा, अपनी उसके प्रति मैं कुछ अन्याय ना कर पाऊँ, उसके साथ कुछ न्याय करने की कोशिश जरूर करूँगा। मैं सुष्मिता बाला मैम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस पुस्तक के लिए, और ये बात बहुत सच है कि आज की डेट में जितने भी मीडिया संस्थान हैं उनमें जिस तरीके से अंग्रेज़ी का प्रयोग बढ़ रहा है और इंग्लिश को जितना प्रोत्साहित किया जा रहा है, पीछे हमारे ही विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में कोर्स कमेटी, रिव्यू कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, उसके अंदर ये सुझाव रखा गया कि हिंदी जो है उसको कम कर दिया जाए, क्योंकि हिंदी के जो न्यूज़पेपर्स हैं, जो दिल्ली का प्रचलन चल चुका है आज के डेट में, उस भाषा का जो प्रयोग है, जब बताया गया कुछ लोग उसके ऊपर बहुत ही खुश थे कि हमने इंग्लिश को वो कर दिया, हिंदी का जो पाठ्यक्रम था हमने उसको कम करा दिया है। एक अफसोस कहीं ना कहीं एक लगता था कि ये, क्योंकि हिंदी में आज के डेट में कितने हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, यहाँ विवेकानंद इंस्टीट्यूट से भी काफ़ी लोग आए हैं जो वहाँ छात्र हैं, आप उनसे पूछिए हिंदी का प्रयोग शायद ही कोई लोग करते हैं। तो भाषा का सवाल है, बात पत्रकारिता हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, अंग्रेज़ी हो, भाषा पे पकड़ जब तक नहीं होगी विद्यार्थियों की, ये बात हमारे जितने भी गणमान्य व्यक्ति इस मंच पे बैठे हैं, आदरणीय लोग हैं, उन्होंने जो बात रखी है बहुत सच रखी है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए सब रख दूँगा। मैं आप सब लोगों को धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री नवीन पटेल जी को, जो कि दैनिक जागरण के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अलीगढ़ से आए हुए हैं। सर, आपसे निवेदन है कि आप यहाँ आए और इस समारोह को संपन्न करते हुए धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं भी एक छोटी सी अपनी एक कहानी जरूर सुनाना चाहूँगा, और आदमी की कहानी होती है। काफ़ी ज़्यादा देर से आपको इंतजार करना है, सबसे जल्दी है जाने की, संडे का दिन जरूर कहीं और जाने का होगा, फिर भी बहुत सूक्ष्म में अपनी बात करूँगा। ये कहानी दरअसल कोई लिखी हुई कहानी नहीं है, ये एक पत्रकारिता जगत की कहानी है। मैं भी कानपुर जैसे शहर से 12 साल पहले गाजियाबाद सरकारी तंत्र का जो हाल देखा था वहाँ, तो ऐसा लगा कि भाग जाना ही नहीं, क्या होगा यहाँ, न कोई सिस्टम है, न कोई पढ़ाने वाले दिख रहे हैं। लेकिन वहीं पर मेरी मुलाकात सुधा मैडम से हुई, और उसके बाद जो स्नेह, प्यार, जो गुरु का वाकई जो दायित्व होता है, वो किस तरीके से उन्होंने उस भाव भरे माहौल में उन्होंने दिखाया, वो अभी तक बिल्कुल नहीं पाया। और मुझे लगता है कि मैंने तो सिर्फ उनकी क्लास में पढ़ा था, बहुत सारे लोग ऐसे प्रशिक्षित हुए जो कि उस वक्त कोई पुस्तक उन्होंने नहीं लिखी थी, और उनकी परिस्थिति भी सामने है। मैं बधाई देता हूँ क्योंकि ये दूसरी पुस्तक है उनकी, इसका याद है यहाँ चल रहा है, और विमोचन भी नहीं हुआ है, बहुत महान हस्तियों के हाथों में चल रहा है। आदरणीय लीलाधर नंदोई जी, नकवी साहब या वाजपेयी जी, जो कि हम सभी का बात पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी पर भी देखते हैं। करीब राजेंद्र गौतम जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। इसमें कोई राय नहीं है कि पत्रकारिता में जिस तरीके का स्तर आ रहा है, स्तर जिस तरीके के नए युवा आकर्षित हो रहे हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस तरीके के कामकाज की समझ की ज़रूरत है, वो लोग भी शायद यूथ में उतना दम दिख नहीं रहा।
बड़ी मुश्किल होती है जब कोई एक नया शख्स दफ्तर में दाखिल होता है और कहता है मुझे नौकरी की ज़रूरत है, और जब उसको एक सामान्य सा परिचय लेने के बाद एक टेस्ट लेने की सी बात आती है तो एक लीड अगर दी जाती है तो वो एक सिंगल कॉलम की खबर भी नहीं लिख पाता है, वाक्य विन्यास ही गायब होता है, कई बार शब्दों का चयन बड़ा अजीब होता है। तो उस दौर में कुछ अच्छी पुस्तकें अगर बाजार में उपलब्ध हों और उनको कायदे से अगर पढ़ लिया जाए तो मुझे लगता है कि ये गैप है समझ का और ज़रूरत का, वो शायद गैप हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है जो 70 दौर पर मैंने जो पुस्तक देखी है, बाकी आप लोग जो विशेषज्ञ हैं विद्वज हैं, इसमें ये बात साफ है कि इतिहास की बहुत सारी पुरानी चीज़ें आधुनिक तौर पर आज के ज़माने में लिखी गई चीज़ें हैं, उन सबको एक साथ समाहित जिस तरीके से किया गया है तो वाकई में विलक्षण है और बहुत श्रमदायक हुई है। आसान काम नहीं है कि आप आज के ज़माने में किसी पुराने लेखक की कोई लिखी हुई कहानी रचना को उठा पाएँ और उसको अपनी भाषा में लिखा कि कई महानुभावों ने कहा भी कि वो अपने तरीके से पेश कर पाएँ कि वो जो उसमें कठिनता है वो कठिनता न रह जाए, सरल हो जाए, सहज हो जाए, समझने में आसान हो जाए। इस मौके पर मैं आप सभी गणमान्य जनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि आप में बहुत व्यस्त समय में मैं यहाँ के लिए निकाला और आप सब लोग अपना कीमती समय निकाल करके संडे जैसे दिन यहाँ आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुभकामनाएँ भी देता हूँ, मेरे लिए बड़ा भावुक पड़ रहा है। मैं उनकी किसी बात पर उनके ऊपर कोई बात कह पा रहा हूँ, मैं उनको शुभकामनाएँ देता हूँ कि वो 1-2 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं, 2 और लिखी हैं, 4 लिखे, 6 लिखे, 8 ये सिलसिला चलता है ताकि कम से कम नई पीढ़ी का भी कुछ भला हो। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी से उपस्थित अतिथियों से और उनके अतिथियों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो रिफ्रेशमेंट के लिए रिफ्रेशमेंट रूम में ज्वाइन करें।